हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने जीआईटी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारे क्वेश्चंस है उनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के हिसाब से या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको रेगुलरली। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज लोकेटेड इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे बात करिए कि हमारे पास एक पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है। बेसिकली उसमें जो अकॉर्डिंग टू फोर ऑप्शन दे रखे हैं, ये कौन से ऑप्शंस में बेसिकली आपका प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपके मार्जिन है या फिर जो आपके ओरिएंटेशन है और जो आपके हेडर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेसिकली पेज सेटअप के एक टाइप्स होते हैं। कि बेसिकली आप पेज सेटअप में आपको क्या कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप बात करते हो पेज सेटअप की, तो ये आपको कहाँ पे मिलता है? बेसिकली आप क्या करते हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है जो बेसिकली प्रीव्यू मोड में होता है ना। तो वहाँ पे बेसिकली क्या करते हो आप, जब आप पेज सेटअप बॉक्स ओपन करते हो तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस खुल जाते हैं। वहाँ पे एक एक सेक्शन होता है ओरिएंटेशन का। अगर आप देखोगे उसको तो आपको मिल जाएगा एक ओरिएंटेशन का। इससे आप क्या करते हो, ओरिएंटेशन करवाते हो। और मैंने आपको ओरिएंटेशन बता दिया था किस कितने टाइप के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आता है लैंडस्केप में और दूसरा आता है हमारे पास पोर्ट्रेट में। ये मैंने आपको दोनों समझा दिए थे क्या मतलब होता है इन दोनों का, क्योंकि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया था कुछ इसी टाइप के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया था उसमें। फिर यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन होता है, दूसरा हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन होता है कि आप पेज में कितना मार्जिन देते हो। अब कई बच्चों को मार्जिन पता नहीं होता है। मार्जिन एक्चुअली में होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका पेज आ गया। अब मार्जिन का मतलब होता है कि आप अपने बॉर्डर से उसको कितना स्पेस दे रहे हो। ये मार्जिन का मतलब होता है बेसिकली मान लेते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिख रहे हो। सपोज कर लेते हैं आप अपना कंटेंट इसके बीच में लिख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज़ माई बुक ऐसे करके आप लिख रहे हो कंटेंट। तो जो आपने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया है, ये वाला एक्स्ट्रा जो स्पेस दिया है, इसको आप क्या बोलते हो? मार्जिन बोलते हो। और ये क्या होता है हमारे पास चारों तरफ से होता है। मतलब आप लेफ्ट से भी दे सकते हो, आप राइट से भी दे सकते हो, आप टॉप से भी दे सकते हो और आप बॉटम से भी दे सकते हो। मतलब जो है पेज के चारों तरफ से आप क्या कर सकते हो, एक लेआउट सेट कर सकते हो। जहाँ मतलब बेसिकली होता है क्या है, जितना आप मार्जिन देते हो उसके हिसाब से आपका कंटेंट है वो एडजस्ट होता है। मतलब आपने इतना मार्जिन दिया है तो आपका जो अल्फ़ाबेट है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके। मान लेते हैं कल को आपने मार्जिन छोटा कर दिया या फिर कम कर दिया, तो मान लेते हैं आपने मार्जिन यहाँ पे कर दिया, स्टार्टिंग में ही कर दिया, तो आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज़ माई बुक। तो ये मतलब होता है मार्जिन देने का। तो मार्जिन कहाँ में मिलता है? ये भी आपका पेज सेटअप बॉक्स में मिलता है, क्योंकि देखो आप कर क्या रहे हो, जो भी आपका पेज है उसी में चेंजेस कर रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें तभी इसी में आती हैं। ओरिएंटेशन आ गया, चाहे मार्जिन आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है कि आपकी हेडर और फुटर ये किस में आते हैं। तो आपके जो हेडर हैं, चाहे वो आपका फुटर है, ये भी किस में आता है? ये भी आपका पेज सेटअप बॉक्स के अंदर आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग। तो वही लिखा है यहाँ पे भी कि इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? मार्जिन। और इसमें से वो दे रखा है कि मार्जिन या फिर ओरिएंटेशन या फिर हेडर, ये सारे के सारे पेज सेटअप के टाइप्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, ये क्या होता है? व्यू मोड होता है। एक एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो आपका पेज ब्रेक मोड होता है वो बेसिकली किस टाइप का मोड होता है, तो आपने याद रखना है वो आपका व्यू मोड होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। कि अगर आप इंकजेट प्रिंटर की बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने बताना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मस्ट है, वो ज़रूरी ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? कार्ट्रिज। अब एक्चुअल में इसका राइट आंसर कार्ट्रिज क्यों हुआ? अब देखो मैंने आपको एक चीज़ सबसे पहले बताई थी, जब हम टाइप ऑफ प्रिंटर पढ़ते हैं तो हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रिंटर्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट हमारे पास कुछ प्रिंटर्स आते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता क्या है बेसिकली, उसमें 3 टाइप्स आते हैं जो हम मेजरली पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं बेसिकली इंकजेट, दूसरा हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप ढंग से लेना, इंकजेट। दूसरा हमारा आता है लेज़र और तीसरा आता है हमारे पास थर्मल। ये हमारे पास 3 क्या होते हैं, टाइप ऑफ हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अच्छा सर ठीक है, ये हमारे पास 3 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। पर यहाँ पे कार्ट्रिज क्यों हुआ? क्योंकि देखो जब हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, इसको मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है बेसिकली ड्रॉपलेट्स का यूज़ करता है। ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है? वो क्या करता है, मान लेते हैं ऐसे इसका करके एक नोज़ल होती है। सपोज़ कर लेते हैं एक पाइप है, उस पाइप के अंदर कुछ लिक्विड भरा है। जैसे आप इसको पाइप को ऑन करते हो तो ये करता है ड्रॉपलेट्स फेंकता है। अब ये ड्रॉपलेट्स किसके ऊपर फेंकेगा? बेसिकली एक हमारे पास पेपर होगा जिसके ऊपर हमें कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? नोज़ल। ठीक है, जैसे आप घर पे यूज़ करते हो ना, अपना नलका वगैरह ऑन करते हो और बंद करते हो, तो जो नलका है वैसे ही हमारे पास प्रिंटर में भी एक नलका होता है।
किस टाइप के प्रिंटर में होता है वो नलका हमारा? इंकजेट प्रिंटर में। क्योंकि इसका नाम इंकजेट क्यों पड़ा है? कि वो इंक को क्या करता है? जेट करता है, मतलब एक स्प्रे करने का काम करता है। और वो क्या होता है बेसिकली, जब वो स्प्रे करता है तो यहाँ पे क्या निकलते हैं? ड्रॉपलेट्स निकलते हैं इंक के। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट्स, मतलब जो हल्की-हल्की बूँदें निकलती हैं। और वो बूँदें कहाँ चली जाती हैं? पेपर के ऊपर चली जाती हैं। और लास्ट में हम इन बूँदों को क्या करते हैं? ड्राई करवाते हैं, और ये हमारे क्या होता है? शीट के ऊपर वो प्रिंट होके चला आता है। तो ऐसे करके जो हमारा जो इंकजेट प्रिंटर है वो वर्क करता है। अब इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? हमारे पास इंक डली होती है। इंकजेट में क्या होगा? इंक डली होगी। तो इंक को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार्ट्रिज चाहिए होते हैं। समझ आया कार्ट्रिज यहाँ पे क्यों राइट आंसर है? क्योंकि जो हमारे इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इनकी जो इंक्स होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए इंक किस टाइप की होंगी ये? लिक्विड इंक होंगी। ये याद रखना है आपने, ये किस टाइप की इंक होंगी? लिक्विड इंक होंगी। तो इस लिक्विड इंक को स्टोर करने के लिए हमें कार्ट्रिज की ज़रूरत पड़ती है। और कार्ट्रिज जो होती है बेसिकली हमारे पास जो 4 इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं, वो उस टाइप की कार्ट्रिज होती है। बेसिकली कौन-सा कलर होता है हमारे पास? क्यान कलर बोलते हैं उसको। CYAN बोलते हैं बेसिकली, है ना? इसको हम बोलते हैं क्ले। ठीक है, इसको आप लिख लेना, मैं लिखवा देता हूँ इसको, 1 सेकंड रुको। इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हो जब आप ये इंकजेट प्रिंटर में आप क्या यूज़ करते हो? कार्ट्रिज का यूज़ करते हो। और उस कार्ट्रिज में क्या होता है बेसिकली आपके पास 4 टाइप की इंक्स आप स्टोर करते हो। ठीक है? जिसको कंप्यूटर में कई बार पूछा भी जाता है कि आपके पास CMYK वो जो मॉडल होता है, ये क्या होता है? CMYK क्या है? एक हमारे पास कलर मॉडल है। ये अब ये कलर मॉडल काम क्या करता है बेसिकली? ये कलर मॉडल बताता है कि आपके पास जो प्रिंटर होते हैं उसमें कितने टाइप की जो कलर्स की इंक है वो यूज़ की जाती है। तो आपने याद रखना है, आपके पास जो 4 टाइप की इंक होती है, इसको आप यूज़ करते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो ये 4 टाइप के कलर्स होते हैं, बेसिकली हम 3 प्राइमरी कलर बोलते हैं, पर एक कलर होता है जिसको मतलब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली, दूसरे कलर की सहायता पड़ती है, तो CMYK के मॉडल हम यूज़ करते हैं, जब हम प्रिंटर की बात करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ऑल ओवर मतलब जितने भी हमारे पास वर्ल्ड में कलर हैं, या हम बात करते हैं, जो भी हम रियल टाइम में कलर देख पाते हैं, वो सारे सारे कलर हम इसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब मान लेते हैं हम क्ले प्लस मैजेंटा को कंबाइन कर देते हैं, तो मान लेते हैं वो रेड कलर बन जाता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि इनके कॉम्बिनेशन से क्या करता है, प्रिंटर उसको डिटेक्ट करता है जो भी आपने प्रिंट करना है, उसके बिहाफ पे आपको कलर प्रिंट या फिर ब्लैक प्रिंट आपको प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी कार्ट्रिज होती हैं, जब आप रियल टाइम बात करते हो किसी भी ई प्रिंटर की, तो वहाँ पे आपके पास 4 कलर्स पड़ते हैं CMYK। अब CMYK सर इसका मतलब क्या हुआ CMYK? तो जो आपका फर्स्ट वाली कार्ट्रिज होगी, इसमें किस टाइप की लिक्विड डली होगी या फिर किस टाइप का कलर होगा, ये आपका क्यान बोलते हैं इसको। ये याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। दूसरा आपका दूसरे इसमें कौन-सी सर कलर डला होगा? अच्छा, इसमें इसमें आपका मैजेंटा होगा। ठीक है? इसको हम बोलते हैं मैजेंटा कलर। और तीसरा कौन-सा है सर कलर यहाँ पे जो हमें उसमें प्रिंटर में लगा होता है? तीसरा आपका होता है येलो। जब भी आप कभी देखोगे कि रियल टाइम में या फिर कहीं आप शॉप पे जाओगे, अगर आपको दिखेगा कोई कोई ऐसा प्रिंटर जिसके पीछे ऐसे करके एक बॉक्स बना होगा, और उस बॉक्स में क्या होगा, कुछ कलर की इंक है वो डली होंगी। तो वो कलर कौन-कौन से होंगे आपका? क्यान होगा, मैजेंटा होगा, येलो होगा, की होगा। इसका नाम होता है की, KEY। और की किस कलर को रिप्रेज़ेंट करता है? ये ब्लैक कलर को रिप्रेज़ेंट करता है। याद रखना, जो आपका लास्ट वाला होगा ये किस टाइप का होगा आपका? ब्लैक कलर का होगा, ठीक है? तो अगर आपको वैसे याद रखना है तो ये क्या होगा? ये थोड़ा हमारा ब्लैक होगा सर, ये हमारा ब्लैक लिक्विड आ गया यहाँ पे हमारे पास। दूसरा हमारे पास किस टाइप का आ गया? सर येलो आ गया। दूसरा हमारा किस टाइप का आ गया? यहाँ पे हमारा येलो कलर आ जाएगा लिक्विड में, जो प्रिंटर में सेव किया होगा। फिर हमारे पास मैजेंटा आता है, ठीक है? मैजेंटा थोड़ा मतलब लाइट रेडिश तरह का आता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं वो मैजेंटा आ गया। और क्यान आ गया, ठीक है? एक क्यान कलर होता है हमारा। तो इसको चलो मैं इससे रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ कि क्यान हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है? थोड़ा डार्क ब्लू है ये कलर, मान लेते हैं थोड़ा इस टाइप का आ गया क्यान। तो इस टाइप की क्या होता है कलर मॉडल होते हैं जो यूज़ करते हैं। तो हमें याद रखना है इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है बेसिकली आपको कार्ट्रिज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट कार्ट्रिज आप जो डिज़ायर्ड आपकी आउटपुट है, क्योंकि मेन इसका काम क्या है? कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो आउटपुट कोई भी कलर फॉर्म में हो सकती है या फिर ब्लैक कलर में हो सकती है, क्योंकि ब्लैक कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट है, की कलर है, वो सीधा ब्लैक से प्रिंट कर देगा। पर मान लेते हैं आपको कुछ और कलर प्रोड्यूस करना है, तो आपको ये बेसिक 3 कलर्स की और ज़रूरत पड़ती है, किसी भी नए कलर को बनाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। तो फिर बस वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी थी कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको समझा दी कि आपके पास जो कार्ट्रिज होता है बेसिकली, ये आपको रिक्वायर्ड होता है जब भी आप इंकजेट प्रिंटर की बात करते हो। तो इंकजेट प्रिंटर यूज़ इंक कार्ट्रिजेज़, वही मैंने बता दिया कि इंक कार्ट्रिजेज़ कौन-कौन सी होती हैं, जो हमने ऊपर देख लिया है ना? CMYK होती है बेसिकली, क्यान, मैजेंटा, येलो और की कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है।
इसके अलावा ड्रम्स ड्रम्स हम यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर में। बेसिकली टाइप ऑफ प्रिंटर मैंने आपको बताया था पहले कि हमारे पास एक लेज़र होता है, थर्मल होता है, एक इंकजेट होता है, तो वहाँ पे हम ड्रम्स का यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर में। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर में हम क्या यूज़ करते हैं, एक फ्यूज़र टेक्नोलॉजी होती है वो भी यूज़ करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछ जाती है कि जो फ्यूज़र टेक्नोलॉजी है या फिर फ्यूज़र असेंबली है, कई बार इसको असेंबली भी लिख दिया जाता है, तो ये किससे रिलेटेड करती है? तो ये हमारी जो लेज़र प्रिंटर है उससे रिलेट करती है। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है काफ़ी बार कि जो ड्राई इंक होती है, तो ड्राई इंक किससे रिलेट करती है? ये आपकी लेज़र प्रिंटर से रिलेट करती है। और जो रिबन्स या फिर जो बेसिकली रिबन्स होते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं हमारे पास? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है? ये मैंने वैसे ही आपको जब हम एमसीक्यूज़ भी हमने डिस्कस किए थे, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी कि क्या कैसे-कैसे ये सारा वर्क करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डॉट मैट्रिक्स इज़ प्रिंटर्स। यहाँ पे सिंपली बोला है कि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास आउटपुट डिवाइस है एक, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। अब चलो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ ही गया, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब हम प्रिंटर पढ़ते हैं, ठीक है? प्रिंटर में क्या होता है बेसिकली अपने उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो मैंने अभी ऊपर बताया हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। एक आता है हमारे पास इम्पैक्ट, एक आता है हमारे पास इम्पैक्ट, दूसरा आता है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट। ठीक है? नॉन इम्पैक्ट सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में? देखो इसमें बस एक बेसिक डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं पेपर की, ठीक है? आपको लास्ट में कागज़ आपको पेपर ही मिलता है, पेपर कौन-सा होता है जो सबसे जनरली यूज़ किया जाता है ए फोर पेपर। तो जो आपका पेपर होगा तो इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे वो क्या करेंगे इस पेपर के साथ अब यहाँ पे मैंने ए फोर जनरली बता दिया पर सिंपली आपने याद रखना है कि पेपर की बात कर रहे हैं। तो इस पेपर के ऊपर क्या करेगा अपना इम्प्रेशन छोड़ेगा। इम्प्रेशन छोड़ेगा और इम्प्रेशन बेसिकली पेपर को क्या करेगा ये टच करेगा। एक्चुअल में जो पेपर के साथ क्या करेगा टच करेगा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं वो बेसिकली कोई भी इम्प्रेशन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? नो इम्प्रेशन मतलब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वो उसको टच नहीं करेगा या फिर सिंपली आप इसको ऐसे याद रखना कि नो टच। अब सर टच करना और नहीं करना ये चीज़ हमें समझ नहीं आएगी, क्या टच करेगा, क्या नहीं करेगा? देखो होता क्या है, जब आपका प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं इसमें एक ऐसी कलर की पट्टी होती है, इस पट्टी के ऊपर क्या होता है कलर किया गया होता है। मान लेते हैं ये हमारे क्या आ गया यहाँ पे कलर आ गया, ठीक है? सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा क्या आ गया रिबन आ गया। अब चलो इसको मैं थोड़ा ब्रीफ करके बता देता हूँ आपको यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर को। ठीक है? सपोज़ कर लेते हैं ये आपका आ गया रिबन, ठीक है? सपोज़ कर लें ये आ गया आपका रिबन। इसमें क्या है बेसिकली आपके प जो एक रिबन है, उस रिबन को किस तरह से उसमें रिबन में कौन-सी मैंने इंक डाल दिया सपोज़ कर लेते हैं इस रिबन में मेरे पास कौन-सी इंक है ब्लैक इंक है। ठीक है? सपोज़ यहाँ पे आ गई है हमारे पास ये कौन-सी इंक आ गई है हमारे पास की या फिर इसको हम क्या बोलते हैं ब्लैक। बेसिकली हमारे पास जैसे हम घर में रिबन यूज़ करते हैं, आप ऐसे समझ लो एक रिबन था, उस रिबन को कलर किससे कर दिया मैंने ब्लैक कलर से उसको कलर कर दिया। और यहाँ पे मान लेते हैं एक आ गया यहाँ पे हथौड़ा, ठीक है? मान लेते हैं एक हथौड़ा आ गया इस टाइप का और उस हथौड़े में लगी हैं कुछ पिन्स। क्योंकि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसको डॉट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसका एक्चुअल में जिसकी हेल्प से हम इम्प्रेशन करवाते हैं या फिर प्रिंट देते हैं उसमें लगी होती हैं कुछ पिन्स। ठीक है? तो ये मान लेते हैं ये आ गया हमारे पास हैमर। अब देखो होगा क्या, जब इस हैमर पे मान लेते हैं मुझे क्या करना है ए प्रिंट करवाना है, ये मेरा आ गया पेपर। ये आ गया फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आ गया पेपर। ये आ गई मेरी कौन-सी शीट? ए फोर शीट आ गई, सपोज़ कर लेते हैं। अब होता क्या है जैसे जब मैंने क्या किया मुझे ए प्रिंट कराना मेरे को क्या चाहिए लास्ट में मेरे को स्क्रीन के ऊपर मेरे जो ए फोर शीट है उसके ऊपर ए चाहिए। तो होता क्या है इस टाइम पे यहाँ पे जो हैमर होता है ये हैमर स्ट्राइक करता है इसके ऊपर। मतलब होता है क्या है मगर मुझे ए प्रिंट करना है तो सबसे पहले एक डॉट जाएगा इसके ऊपर टच करेगा और यहाँ पे एक इम्प्रेशन बना देगा डॉट का ये वाला। फिर से ये हथौड़ा फिर से मूव करेगा फिर ये आगे जाएगा फिर दूसरा डॉट बना देगा यहाँ पे। फिर से ऐसे करके तीसरा डॉट जाएगा और वो क्या करेगा इसको ऊपर यहाँ पे ए बना देगा। होता क्या है देखो ये हैमर सबसे पहले किसको टच कर रहा है? रिबन को। जैसे रिबन को टच करेगा तो रिबन आगे किसके ऊपर जाएगा? वो पेपर के ऊपर जाएगा और देखेगा कि कौन-सी जो यहाँ पे डॉट है या फिर किस डॉट के थ्रू उस पेपर के ऊपर चुभाया जा रहा है। मतलब होता है क्या, जैसे मान लेते हैं कि वो कोई एक सुई है, उस सुई को आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर के ऊपर क्या कर रहे हो, टच करवा रहे हो बार-बार। पर बीच में आपने क्या रख दिया, कोई आपने कलर रख दिया जिसको आप क्या कर रहे हो बेसिकली आप कलर के थ्रू उस के ऊपर क्या कर रहे हो, जैसे आप घर में वो करवाते हैं ना, जैसे फीमेल्स वगैरह करती हैं बुनाई वगैरह करती हैं, है ना? तो जो मशीन्स वगैरह चलाती है तो वो क्या करती हैं बेसिकली सुई क्या होती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है, तो बस वैसे ही जो सुई का काम कर रहा है यहाँ पे जो हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेसिकली क्या कर रहा है वो डॉट डॉट बना रहा है यहाँ पे।
तो ऐसे करके वो क्या बना देगा आपके पास डॉट बना देगा और इसके एंड में लास्ट में क्या आउटपुट निकल जाएगी, कुछ ऐसे करके आउटपुट निकल जाएगी। तो आपका जो ह्यूमन माइंड है वो क्या करता है, जैसे मान लेते हैं ये मैंने कुछ बना दिया, सपोज़ कर लेते हैं, ये मैंने कुछ बना दिया। अब देखो हमारा ह्यूमन माइंड क्या करेगा, इसको क्या समझ लेगा, इसको ए समझ लेगा ऑटोमैटिकली, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड क्या करता है, जो भी हाफ इन्फॉर्मेशन होती है इसको ऑटोमैटिकली वो कन्वर्ट कर लेता है फुल इन्फॉर्मेशन में। तो डॉट मैट्रिक्स तभी इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो ये आउटपुट देता है वो देता है डॉट की फॉर्म में। अगर आपको इसको रियल टाइम एग्जांपल देखना होगा तो जो आपकी बस की टिकट्स होती हैं, ठीक है, जब आपकी बस की टिकट्स होती हैं आप कभी उनको देखना ध्यान से। तो बस की जो प्रिंट निकल के आता है ना, जो टिकट आपको देता है काट के, है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो बस की टिकट्स होती हैं, उसमें भी क्या होता है, वो उसमें डॉट, डॉट, डॉट करके क्या होता है, कोई भी चीज़ वो लिखी गई होती है। तो वो किसका एग्ज़ाम्पल आता है, वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्ज़ाम्पल आता है। अब समझ आया कि डॉट मैट्रिक्स या फिर जो इस टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, उनको इम्पैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कागज़ के साथ एक्चुअल में टच होते हैं, ओके? दूसरे हमारे पास नॉन इम्पैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो कागज़ के साथ टच नहीं होते हैं। वो बेसिकली जो भी चीज़ है, वो इनडायरेक्टली करते हैं, पर कागज़ के साथ टच नहीं होते हैं वो। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अपने याद याद रखना है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास एक टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। फिर नेक्स्ट वही लिखा है यहाँ पे, ऑल प्रिंटर आर स्ट्रिक्टली आउटपुट डिवाइसेस एज दे प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ डाटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वही दे रखा है कि प्रिंटर है और वो हमें क्या देते हैं, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट टेन है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे हमारा बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ईज़ी क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, ये बेसिकली क्या है, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। एक्चुअल में होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। बेसिकली मान लेते हैं एक डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, इस डॉक्यूमेंट नंबर को मैंने आगे जोड़ा है किसके साथ, डॉक्यूमेंट नंबर 2 के साथ। पर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस डॉक्यूमेंट का लिंक दिया है। तो मान लेते हैं जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक्स मिलते हैं और आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, तब आप अगले नए पेज के ऊपर जाते हो। तो उसको बोलते हैं इंटरलिंक करवाना, या फिर इंटरलिंक करवाना किस चीज़ को, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। ठीक है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो ना, सपोज़ कर लेते हैं आपने कोई भी चीज़ एक्स वाई ज़ेड सर्च करी गूगल में, ये आ गया गूगल का सर्च इंजन, और यहाँ पे आपने क्या किया, उसको गूगल को जैसे यहाँ पे आइकन आ गया उसको सर्च का, तो यहाँ पे अपने सर्च के लिए मान लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ आपने सर्च किया यहाँ पे, तो सबसे पहले गूगल आपको क्या देता है, आपको जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसने दे दिया, कोई भी न्यूज़ का मान लेते हैं आज तक का दे दिया, आज तक दे दिया और यहाँ पे दे दिया उसका लिंक, यहाँ पे दे दिया इसका लिंक, कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, कौन से पेज के ऊपर चले जाओगे आप, या फिर किस वेबसाइट पे चले जाओगे, आज तक की वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। उसकी उसी तरह मान लीजिए दूसरा उसने एनडीटीवी का दे दिया, ठीक है, एनडीटीवी का लिंक दे दिया। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, बेसिकली ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक तरीके से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, इंटरलिंक क्या मतलब, बेसिकली आप एक पेज के ऊपर आपको बाकी सारे पेजेस का रेफरेंस मिल रहा है कि आप जिसके ऊपर जाना चाहो आप उसके ऊपर जा सकते हो, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे उसके बाद आप उस पेज के अंदर चले जाओगे। तो इसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है। आपके अगर फ़ोन में मोबाइल ही इंटरनेट नहीं है या फिर हम डेली आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो आपको पता है विदाउट इंटरनेट आपका जो वेबसाइट्स हैं वो एक्सेस नहीं होती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी दे रखी है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या है, बेसिकली एक इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे एज़ एग्ज़ाम्पल बता दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम। और जब एरर्स आपको करेक्ट करते हैं बेसिकली किसी भी प्रोग्राम में, इसको आप क्या बोलते हो, डिबगिंग बोलते हो। इसको एक्चुअली में बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइंडिंग एंड, ये आप क्या कर रहे हो, एक तो फाइंड कर रहे हो प्लस आप क्या कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग ऑफ डाटा, इसको आप क्या बोलते हो, आप डिबगिंग बोलते हो। वो लिखा है डिबगिंग इज द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर, है ना, फाइंड करना और उसको ये करना, रिमूव करना, जिसको एरर्स को हम क्या बोलते हैं, बग्स भी बोलते हैं। आप अपने याद रखना है कि एरर्स को समटाइम्स क्या बोला जाता है, बग्स। ये काफ़ी एग्जाम पूछा गया है फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं डिबगिंग, कि किसी भी आप एरर चाहे या फिर बग को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको रिमूव कर रहे हो, उसको आप बोलते हो डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली। यहाँ पे बोला है कि आप बताओ एक्सेल में कौन सा जो फार्मूला है वो एंटर करेक्टली नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। सर डी क्यों बनेगा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेल में जो होता है हमेशा जो फार्मूला स्टार्ट होते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई फार्मूला है चाहे वो कोई फंक्शन है, चाहे फार्मूला है चाहे वो फंक्शन है, वो हमेशा क्या होता है, बिगिंस विद इक्वल टू साइन। सर इक्वल टू साइन क्या होता है, देखो जो इस टाइप का साइन होता है इसको बोलते हैं इक्वल टू साइन, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग में जो लगा है इसको बोलते हैं इक्वल टू साइन।
तो याद रखना है कि चाहे एक्सेल में कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, चाहे आप फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो, चाहे भी कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो या फिर अरिथमेटिक क्या कर रहे हो, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे हो, मतलब कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इक्वल टू लगाना कंपल्सरी होता है, ठीक है? तो इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगा नहीं था, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये वो लिखा है, ऑल एक्सेल फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद इक्वल टू साइन, और यहाँ पे 10 प्लस 50 इज ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट और अ नंबर नोट अ फॉर्मूला, ठीक है? याद रखना कि जब आपने एक्सेल के अंदर 10 प्लस 50 लिख दिया, तो वो इसको या तो टेक्स्ट ट्रीट कर लेगा या तो एक नंबर ट्रीट कर लेगा, पर उसको फॉर्मूला नहीं ट्रीट करेगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं आपको क्या क्या चाहिए था, आपको 10 प्लस 50 कितना आना चाहिए था, 60 आना चाहिए था, पर आपने इसके आगे इक्वल टू नहीं लगाया, तो इसका मतलब है वो उसको या तो 10 प्लस 50 ऐसे रहने देगा, या तो इसको क्या मान लेगा वो, कि ये क्या है, या तो टेक्स्ट वैल्यू है या कोई ये क्या है, बेसिकली नंबर वैल्यू है कोई, ये चीज़ उसको कंसीडर कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप कैन बी सर्व एज। तो मैग्नेटिक टेप हम किसके लिए यूज़ करते हैं बेसिकली? देखो मैग्नेटिक टेप क्या है, एक तो फर्स्ट जो आपका टेप होता है, ये क्या काम करता है बेसिकली, ये हम एज अ स्टोरेज मीडिया हम यूज़ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो हमारे पास ये एक टाइप का क्या है, हमारे पास एक आउटपुट मीडिया है, ठीक है? बेसिकली होता है क्या, मैग्नेटिक टेप हमें क्या देता है बेसिकली एज अ, इसमें हम क्या करते हैं, आप बैकअप वगैरह रखते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक टेप क्या है, हमारे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? ये मैग्नेटिक स्टोरेज में हम रखते क्या हैं, बैकअप रखते हैं डाटा का, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जो हाँ, सी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ठीक है? ये बेसिकली क्या है, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे वो दे रखा है कि व्हाइल प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप इज़ यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंट ऑपरेशन एज़ अ सीक्वेंस। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इतना आपने याद रखना है, जो मैग्नेटिक टेप होता है, ये बेसिकली आप यूज़ करते हो बैकअप रखने के लिए, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन ज़ूम अ वर्कशीट। जो आपकी एक्सेल होती है, इसमें आप कितना ज़ूम कर सकते हो? तो आपने याद रखना है, एक्सेल में बेसिकली आपको अगर ज़ूम करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप क्या कर सकते हो, माउस पॉइंटर कर सकते हो प्रिंट प्रीव्यू में जाके, या फिर ज़ूम बटन का यूज़ कर सकते हो जो टूल बार पे प्रेज़ेंट होता है, या फिर ज़ूम कमांड जो व्यू मेन्यू के अंदर होता है। तो इन सभी के साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी शीट को बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज़ राइट आंसर बन जाएगा। तो एक्सेल प्रोवाइड द मल्टीपल वेज टू ज़ूम, बाय मेनू, बाय टूल बार, या फिर बाय माउस इंटरैक्शन इन अ प्रीव्यू। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट करैक्टर बाय यूजिंग। देखो वही चीज़ आ गई, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, मैंने क्या बोला था आपको, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है बेसिकली, स्ट्राइक करवाता है अपने हैमर को, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट हेड बोलते हैं, और किसके ऊपर करता है वो, रिबन के ऊपर करता है। ये मैंने बताया था, यहाँ पे कोई हैमर है जिसको आप क्या बोलते हैं, हैमर बोल लेते हैं, या फिर कई बार जगह लिखा होता है उसको प्रिंट हेड बोलते हैं। एक हथौड़ा होता है बेसिकली, हथौड़ा रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता है, फिर वो रिबन आगे जाके क्या करता है, जो हमारे पास पेपर होता है उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ देता है। ओके, तो ऐसे करके वो चलता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, किसी भी करैक्टर को प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करता है बेसिकली, एंड इंक रिबन एंड अ प्रिंट हेड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ही क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? फिर हमारे पास इसका वही आ गया कि इम्पैक्ट प्रिंटर फिजिकली स्ट्राइक, देखो फिजिकली लिखा है कि वो एक्चुअली में टच करता है पेपर के साथ, स्ट्राइक अ रिबन अगेंस्ट अ पेपर, जैसे हमारे पास डॉट मैट्रिक्स हो गया और डेसिबल हो गया। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बीएस डॉक एचटीएमएल। ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी आपकी फाइल की एक्सटेंशंस होती हैं। ये मैंने आपको बताया भी था पहले भी, कि जो बेसिकली लास्ट में होती है, इसमें मैंने आपको इमेजेस का बताया था, आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताई थी कि जो अगर डॉट जेपीजी हो गया, या फिर इसके अलावा डॉट जेपीईजी हो गया, ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, टाइप ऑफ इमेजेस होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट था डॉट पीएनजी, तो ये सारी हमें क्या दिखाती हैं कि ये जो हमारे पास कुछ फाइल्स होंगी वो सारी इमेजेस होंगी। तो आपने मुझे आज कमेंट करके बताना है कि जो हमारे पास ऑडियो की मैंने आपको बताई थी, वो सारी की सारी फाइल एक्सटेंशन कौन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए, जो मैंने आपको लास्ट टू शायद लास्ट लेक्चर भी बताया था कि हमारे पास कुछ ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स होती हैं। ठीक है, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी रहती है आपके माइंड में, तो आप मुझसे पूछ लिया करो, और आज का ये होमवर्क है, आपने मुझे इसको नीचे कमेंट करके बताना है।